जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुबोध प्रयाग और गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो क्या होता है पाचन तंत्र, कैसे हम भोजन को पचाते हैं और कैसी सारी क्रियाएं होती हैं। तो जी हाँ, ये देखते हैं कि पाचन तंत्र कैसे होता है भाई। कि जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं, अरे खाना खाते हो तो उसी को पाचन करने की जो क्रिया होती है, जिस सिस्टम में होती है, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि पाचन तंत्र क्या है। ए भैया, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जिसमें भोजन पचता है, जिस तंत्र में भोजन को पचाने की क्रिया होती है, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो शब्दों से बना है, पाचन और तंत्र। सबसे पहले जानिए कि पाचन क्या है। तो बड़े अणुओं को सरल अणुओं में विभक्त कर देना या अपघटित कर देना पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े अणु, जैसे जो भी भोजन में हम लोग बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वसा वगैरह को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं पाचन क्रिया के माध्यम से, तो उसको हम लोग पाचन कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या है कि भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र का यूज होता है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। अरे समझे, रात को पूड़ी सूड़ी खाए, सवेरे जब उसको पचाया, रात भर पचा, तो जिस तंत्र में पचा उसको कहते हैं पाचन तंत्र। हाँ, तो आइए देखते हैं कि पाचन क्या है। सबसे पहले तो बड़े अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और तमाम प्रकार के जो बड़े अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित या परिवर्तित करके शरीर के अवशोषण के योग्य बना देना ही पाचन कहलाता है। क्या कि जो बड़े अणु है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब अणुओं को छोटे अणुओं जैसे ग्लूकोज वगैरह में परिवर्तित करके शरीर के अवशोषण के योग्य बना देना ही पाचन कहलाता है। एक बार फिर से देखो कि ये पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र वह है जिसमें जो हम भोजन करते हैं, अरे खाना खाते हैं, उस जिस तंत्र में भोजन पचता है, जिस तंत्र में यह पाचन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र एक विस्तारित भाग है। हम लोग इसको कम से कम 3 से 4 भागों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन और उसके बाद यकृत के कार्य वगैरह, फिर धीरे धीरे चीजें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। जैसे ही तुम रोटी से निवाला, हाथ से निवाला तोड़ के मुंह में डालते हो ना, तो जब दांत से कूचना प्रारंभ कर देते हो, तभी से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। वहीं से पाचन तंत्र का कार्य शुरू हो जाता है। जैसे ही दांत से कूचना प्रारंभ किए, पाचन तंत्र का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो जी हाँ, दंतक को भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन अभी समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो पचता है जिस तंत्र में, उस तंत्र को ही पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले पाचन क्या है। तो पाचन आइए जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। अगर परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि या वसी अम्ल आदि में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसको कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। मनुष्य के अवशोषण, शरीर के अवशोषण योग्य बना देते हैं, उसको कहते हैं पाचन। सरल शब्दों में समझें तो बड़े अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देना, शरीर के योग्य बना देना ही पाचन कहलाता है। तो सबसे पहला शुरुआत कहां से होता है? जैसे ही आप हाथ से निवाला तोड़ के मुंह में भरते हैं, वहीं जैसे ही आप दांत से कूचना प्रारंभ करते हैं, पाचन वहीं से पाचन तंत्र वहीं से अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह की। तो मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जब खनवा खाते हैं तो मुंह दांत से कुचलना प्रारंभ करते हैं तो देखिए लार निकलता है। लार निकलता है जो कि खाना को क्या कर देता है? तरल पदार्थ में कर देता है। खाना को थोड़ा सा नम कर देता है, गीला कर देता है, लटपटा कर देता है ना? खा के देखे होंगे। तो मुंह के लार में एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ होता है वनडे परीक्षाओं में, खासतौर से रेलवे और जितने भी परीक्षाओं में विज्ञान से जुड़ा प्रश्न आता है कि कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो
तो मुंह के लार में पाया जाता है कौन? एमाइलेज एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इसके बाद बात करते हैं मुंह में भोजन लेना। जब आप भोजन मुंह में ग्रहण करते हो, जब हथवा से तोड़ के भोजन खाते हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतःग्रहण। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं जब मुंह में भोजन आप ग्रहण करते हो। और सबसे जरूरी बात कि मुंह में 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो लार निकलता है तुम्हारे मुंह से, इसमें कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती हैं भैया 600 ग्रंथियां, 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और 3 जोड़ी प्रमुख होती है। तो कौन कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि पैरोटिक लार ग्रंथि, पैरोटिक लार ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? पैरोटिक लार ग्रंथि। तो एक बार ऊपर से देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या है, कि जब जिस सिस्टम में भोजन को पचाने की प्रक्रिया होती है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में बड़े अणुओं को अर्थात कार्बोहाइड्रेट जैसे अणुओं को ग्लूकोज वगैरह में परिवर्तित करके शरीर के अवशोषण के योग्य बना लेना पाचन कहलाता है। अब प्रारंभ कहां से होता है? मुंह से। मुंह के लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो भैया मुंह में भोजन लेना का कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। अब मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी प्रमुख होती है। पहली कौन सी है? पैरोटिक लार ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और दूसरी है सब मेडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरी है सब लिगुलर। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है पैरोटिक लार ग्रंथि, जो कि पूछी जाती है प्रश्नों में कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिक लार ग्रंथि है। तो यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि पैरोटिक लार ग्रंथि, मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 600 लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब मुंह में भोजन लेना अंतःग्रहण कहलाता है। अब बात करते हैं कि मानव लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि टाइलिन का कार्य क्या है? टाइलिन का कार्य है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देना। जी हाँ, मानव लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है, और जिसमें टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देना। तो प्रश्न बनता है कि स्टार्च को माल्टोज में किस लार एंजाइम द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो टाइलिन नामक जो लार एंजाइम होता है मानव में, उसको स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और लार बनता किससे है? किससे बनता है? तो लार में 98.5% पानी होता है और 1.5% एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? 1.5% एंजाइम पाया जाता है। किसमें? लार में। और उसके बाद लार अम्लीय होता है। कैसे अम्लीय होता है? क्योंकि जब इसका पीएच मान निकाला जाता है तो वो आता है 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। और यह अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। और लार में ही कार्बोनेट आयन भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? कार्बोनेट आयन पाया जाता है। तो पाचन तंत्र में अभी हम लोगों ने बात की मुख की, और इसके बाद बात करेंगे यकृत और यकृत का होता है और यकृत का कार्य क्या है, और यकृत में का विशेष बात पाई जाती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। और जो यकृत का वजन होता है ना, वो होता है 1.5 किलोग्राम। कितना? 1.5 किलोग्राम यकृत का वजन होता है। और यकृत पाया कहाँ जाता है? शरीर में कहाँ होता है भैया? ये होता है उदर गुहा में, दाहिने डायाफ्राम के नीचे। उदर गुहा में दाहिने डायाफ्राम के नीचे यकृत पाया जाता है। कहाँ? उदर गुहा के दाहिने डायाफ्राम के नीचे यकृत पाया जाता है। और सबसे खास बात कि इसके दाहिनी निचली सतह पर कौन होता है? पित्ताशय होता है। किसके? यकृत के दाहिनी निचली सतह पर पित्ताशय होता है। और यकृत पित्त रस का स्रावन करता है। क्या करता है? यह पित्त रस को स्रावित करता है। और जब शरीर में एक रोग आपने सुना होगा कि पीलिया हो गया है। भैया पीलिया कैसे होता है? जब पित्त रस की मात्रा अधिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि जब पित्त रस की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। जब शरीर में पित्त रस की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया कैसे होता है भैया? कि पित्त रस की मात्रा अधिक हो जाती है। अब पित्त रस निकलता कहां से? कहां बनता है? यकृत में, पित्ताशय से।
ठीक है। यकृत में पित्ताशय है। और खास बात यह है कि जो पीलिया है वो केवल ऐसा थोड़ी ना है कि पित्त रस की मात्रा अधिक होगी तभी बनेगा। कभी कभी ये पीलिया यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी बन जाता है। किसके कारण? विषाणु के संक्रमण के कारण भी बन जाता है। सबसे खास बात कि यकृत का कार्य क्या है, क्या करता है, इसका कमुआ क्या गया, पित्त रस स्रावित करता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो पीलिया हो गया। और ऐसा थोड़ी ना है कि केवल पीलिया यकृत के पित्त रस के ज्यादा होने से ही बनता, ऐसा नहीं है। यकृत में विषाणु के संक्रमण, तो कह सकते हो कि विषाणु के संक्रमण से भी पीलिया रोग होता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? यही यकृत। आपका यकृत किसको बदलता है? जो ग्लूकोज जाता है, जब भोजन किए, खाना खाए, उसको छोटे छोटे अणु में विभक्त किए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में विभक्त हुआ, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है कौन? यकृत कर देता है। और इसका कार्य है ग्लूकोज को नियंत्रित रखना। शरीर में जो ग्लूकोज का जो काम है उसको नियंत्रित रखने का काम भी यकृत करता है। जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अणु में विभक्त होगा तो ग्लूकोज वगैरह बनेगा, उसको नियंत्रित करता है कौन? यकृत नियंत्रित करता है। और यकृत यूरिया का भी निर्माण करता है, और साथ ही साथ रुधिर प्रोटीन का निर्माण और रक्तचाप नियंत्रण करता है। तो यकृत क्या करता है? यूरिया का भी निर्माण करता है और रक्तचाप का भी नियंत्रण करता है। और रुधिर प्रोटीनों का निर्माण भी यकृत के माध्यम से ही होता है। तो फिर से देखिए कि यकृत क्या है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। कितना वजन होता है भैया? 1.5 किलोग्राम। या उदर गुहा में दाहिने डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इसके दाहिने निचले सिरे पर, इसके दाहिने निचले सतह पर पित्ताशय होता है, जहां पित्त रस बनता है, ठीक है। अब पित्त रस जब शरीर में ये ज्यादा हो गया तो पीलिया हो जाता है। और केवल एक ही रीजन नहीं है पीलिया होने का कि पित्त रस शरीर में ज्यादा हो जाए, रीजन और भी है। रीजन का है कि यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी पीलिया रोग होता है। तो बात समझ में आई ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहिए। ग्लूकोज का निर्माण, जब कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, छोटे छोटे अणुओं में टूटा तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज के यकृत क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अब ग्लूकोज का नियंत्रण भी यकृत के माध्यम से ही होने वाला है या होता है शरीर में। और रक्तचाप नियंत्रण भी यकृत के कार्य के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ यूरिया का निर्माण और रुधिर प्रोटीन का निर्माण यकृत के माध्यम से ही होता है। तो जी हाँ, कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके आगे की कहानी लेकर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो परीक्षा में एकदम धरे के धरे रहते हैं, जिसको आप आसानी से कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।